हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ाने वाली हूँ, जो कि है आपका क्लास अध्याय 6। ठीक है, चैप्टर 6। इसमें आपको पढ़ना है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको शॉर्ट में मैं समझाती हूँ पहले कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। देखिए आज के टाइम में जो वोटिंग होती है, ठीक है, वो लोग उसका चयन करते हैं। ठीक है, कि आपका मतलब राजा या आपके स्टेट का मुख्यमंत्री या आपका प्राइम मिनिस्टर या मतलब ये लोग जो होते हैं, तो वो मतलब कौन बनेगा, तो उसके लिए इलेक्शन होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले पहले जब 3000 साल पहले 3000 साल पहले लोग मतलब कैसे राजा बनते थे, शासक कैसे बनते थे, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है कि कैसे लोग शासक बनते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब आपका सीटेट वाले बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछते हैं, एजर्शन वाले क्वेश्चन जो आपके आते हैं, और वो आपकी इन्हीं सब चैप्टर में से कोई ना कोई लाइन उठाकर पूछ लेते हैं। तो आपको लास्ट टाइम में नोट से पढ़ने से अच्छा कि आप अभी से ही उसको बेहतर तरीके से आप डिटेल पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक तो बच्चा है संकरण, ठीक है, इसके नाना नानी जी इलेक्शन के लिए जाते हैं। वो बहुत ही एक्साइटमेंट होते हैं और वो सोचते हैं कि हम सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, लेकिन ये इस बात को ना समझ नहीं पाता कि आखिर क्या मतलब क्या बात है, वो लोग इतने ही एक्साइटमेंट उत्साहित क्यों हैं। तो वो मतलब जाते जाते समझाता है मतलब इनके नाना जी कि आज हम शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो आज के टाइम में लोग चुनाव करते हैं, इलेक्शन होती है। तो पहले के लोग कैसे करते थे, देखिए कुछ लोग शासक कैसे बनते थे। देखिए बहुत साल पहले भी लोगों में, ठीक है, शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते थे। ठीक है, लेकिन बहुत साल पहले मतलब यानी कि 3000 साल पहले लोग कैसे शासक बनते थे। पहले क्या था कि एक अश्वमेध यज्ञ जो था उसका आयोजन करते थे। उसमें जो राजा अश्वमेध यज्ञ करवाता था वो घोड़े को मतलब हर जगह स्वतंत्र घूमने के लिए छोड़ दिया करते थे। ठीक है, लेकिन अगर उस घोड़े को अगर कोई रोकता है तो जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उसको उससे लड़ाई करनी पड़ेगी, मतलब कि उसको आपत्ति है उसके राजा बनने से। तो उन दोनों में से अगर जो जीत गया तो वो आपका बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसने छोड़ दिया तो इसका अर्थ ये है कि उसे उनके राजा बनने से कोई आपत्ति नहीं है। तो और उसमें क्या होता था कि बहुत विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न मतलब वो यज्ञ होता था, उसमें बहुत उपहार मिलते थे। और अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा था वो बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। इसी के बेसिस पे बहुत साल पहले लोग राजा या शासक का चुनाव करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वर्ण। ठीक है, वर्ण क्या होता है कि इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए हैं। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथ इस यहाँ से यहाँ तक है उसको बोले जाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ भी शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो ये है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। देखिए वर्ण, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया जिन्हें वर्ण कहते हैं। मतलब आपका वो है कि ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि ब्राह्मण पहला है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है और फिर शूद्र। ठीक है, यही आपका 4 वर्ण है। पुरोहितों ने इसको 4 भाग में कर दिया है, पहला ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ठीक, यही है, ये इतना है। चलिए अब आइए जनपद। जनपद कैसे बनते थे ये हम लोग देख लेते हैं। महायज्ञ को करने वाला राजा जब जन के राजा न होकर जनपद का राजा माना जाने लगा। ठीक है, जनपद का शाब्दिक अर्थ है कि जन के बसने की जगह, जहाँ पे लोग रहते हैं, जनपद, वहाँ का राजा वो बन जाता था। पुरातत्वविदों ने इन जनपद में कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के बाद हस्तिनापुर और एटा के पास से अतरजी खेड़ा इसमें से प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों और अन्य जानवरों
के को पालते थे। ये चावल, गेहूं, धान, जौ, गन्ना, तिल और सरसों फसल उगाते थे। तो ये हो गया जनपद। अब देखिए लोग मिट्टी के बर्तन में भी बनाते थे। देखिए इस टाइप का बर्तन आपका पूरा स्थल में मिला है। कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। ठीक है, ये है घूसर पात्र। ठीक है, इसमें आदमी खाने को बना सकता है और इसमें सर्व भी कर सकता है, परोस भी सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां भी बनी हुई हैं। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि लोग मिट्टी के बर्तनों का भी इस्तेमाल करते थे। अब देखिए महाजनपद कैसे बना। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहने लगे। अब देखिए यहाँ से अधिकतर महाजनपद जो होता है वो एक राजधानी होती है। कई राजधानियों में किलेबंदी होती है, अर्थात चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनी होती हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर के अपनी सुरक्षा इन किलों का निर्माण किया। राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर लिया करते थे। मतलब जो महाजनपद के जो राजा थे वे पूरा अपने को सिक्योर कर लिया करते थे। बहुत ऊंची ऊंची दीवार बन जाया करती थी, तो उससे ये समझ में आता था कि कोई आक्रमण न कर पाए, इस वजह से शायद वो बनी है। ठीक है, यही है इसमें। और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के किलों के अंदर रहने वाले लोग इस क्षेत्र पर नियंत्रण भी रखना भी सरल हो गया था। इस तरह की विशाल जो दीवारें होती हैं उसमें व्यापक योजना की आवश्यकता होती है। इसे लाखों की संख्या में ईंट और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता है। हाँ, तो ये बात है कि अगर बहुत ऊंची देखिए इस टाइप की दीवारें बनती थी। ठीक है, इसको बनाने के लिए बहुत इंतजाम करना पड़ता था। कई हजार लोगों का उसको बनाने के लिए कार्यकर्ता उसको बुलाते थे और वेतन दिया करते थे पूरे साल। और यही सब है कि बहुत ही मेहनत करके बना है, बहुत ही ईंटों, बहुत पत्थरों का इंतजाम करना पड़ा। तो बहुत ही दिक्कत के बाद ये दीवार फाइनली बन गई। ठीक है, कौशाम्बी किले की दीवार यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। ये जो चित्र मिला है ये इलाहाबाद के पास मिला हुआ है। इसके बाद एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ है। ठीक, अब देखिए कर लोग कैसे वसूलते थे। महाजनपद के जो राजा थे वे किले बनवाया करते थे, लेकिन बड़ी सेना भी रखते थे और उसका प्रचार प्रसार की भी उनको आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए इसके लिए उन्हें कर्मचारी की भी आवश्यकता होती थी। महाजनपद के जो राजा थे वो लोगों को समय समय पर उपहार देकर निर्भर न होकर नियमित रूप से कर वसूलते थे। कर में क्या वसूलते थे ये हम लोग देख लेते हैं कि फसल पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। ठीक है, वो बहुत चालू थे। ठीक है, जितना लोग खेती करते थे सबसे अधिक कर आपका फसल पे ही वो लोग करते थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित करते थे। इसे भाग कहा जाता था। कारीगरी के ऊपर कर था, जो कि प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। मेहनत करते थे। एक बुनकर, लोहार, सोनार को राजा के महीनों में से एक दिन काम करना पड़ता था। ठीक है, तो ऐसे उन लोग कर अपना वसूलते थे। पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पादक के रूप में कर देना पड़ता था और व्यापारी को सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं में भी कर वसूलना पड़ता था। ठीक है, तो जो भी काम करता था उसमें उसको कर वसूलना पड़ता था, कर भरना पड़ता था। कृषि में परिवर्तन कैसे हुआ। जब देखिए कृषि में 2 बड़े परिवर्तन आए। ठीक है, हल के फाल जब लोहे के बनने लगे। ठीक है, और जब कठोर जमीन पर जब फाल के तुलना में लोहे के जो फाल से लोगों को आसानी से जोतने को मिले। ठीक है, जो लोहे के फाल होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, तो पहले लोगों को खेती करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो लोहे के जो फाल थे उससे उनको आसानी से खेती उनकी होने लगी। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि फसलों में भी उपज बढ़ गई। ठीक है, और दूसरे साइड क्या हुआ कि लोगों ने धान के जो पौधों का रोपण स्टार्ट कर दिया और खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार करने लगे और उन्हें रोपण करना शुरू कर दिया। जब पहले की तुलना में ज़्यादा पौधे जीवित रहते थे तो इसके लिए पैदावार ज़्यादा होती थी। तो इसी प्रकार आपके कृषि में परिवर्तन होने लगा। सूक्ष्म निरीक्षण। मगध
मगध में देखिए क्या क्या हुआ। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदी मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगल में था और हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करते थे यहाँ। और यही नहीं, जंगल में घर, गाड़ियाँ, रथ भी उनको मिलता था। इसके अलावा लोग लोह अयस्क की उनकी खदानें भी थी। ठीक है, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी था। यहाँ से देखिए मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, अन्य जनपद को जीतने के लिए यह हर संभव साधन अपनाते थे। महान जनपद एक और महत्वपूर्ण शासक बना। हाँ, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया। बिहार के राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बना दिया गया। ठीक है, ये है मगध के बारे में कुछ जानकारियाँ। ठीक है, 2300 साल पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, लेकिन पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को ही जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के व्यास नदी के किनारे जा पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उनके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि भारत के जो शासक के पास पैदल रथ हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए वज्जी के बाद आपको क्या नहीं, वज्जी के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये लास्ट आपका वज्जी है। वज्जी में हम लोग देख लेते हैं कि मगध जब एक शक्तिशाली राज्य बना तो उसके नज़दीक ही एक राज्य था वज्जी। उसकी राजधानी वैशाली थी, बिहार। यहाँ अलग किस्म के शासन की व्यवस्था थी, इसे कहते हैं गढ़ संघ कहते हैं। ठीक है, गढ़ संघ में कई शासक थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे और उसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। और इसके बाद की सभाओं में जब भी बैठकर बातचीत होती थी तो ऐसा लगता था कि बहस और वाद विवाद के जरिए कोई भी फैसला लोग करते हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है इसका फैसला करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं का हिस्सा नहीं थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिला है। ठीक है, तो यही है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वज्जी और मगध। अब यहाँ पे देखिए आपको पढ़ना है तो आप इसे पढ़ सकते हैं कि इतने साल पहले वहाँ क्या हुआ था। तो अजातशत्रु और वज्जी में कौन कौन से संघ हुए थे, कौन कौन सा संघ लोग कार्य करते थे। ठीक है, ये आपका है। और एक तो ये है। ठीक है, आप इसे भी कहानी के तौर पे पढ़ सकते हैं। इसमें से फिलहाल आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, जहाँ से आपके बनते हैं मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।